रेल के वो हमने डिस्कस कर लिया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इससे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी आते हैं, जो फॉर्मूले हैं वो भी पूछे जाते हैं और इन पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। वेल अब हम ग्रेडियंट्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास 4 प्रकार के ग्रेडियंट है। एक होता है हमारा रूलिंग ग्रेडियंट, एक होता है हमारा पुशर ग्रेडियंट, एक होता है हमारा मोमेंटम ग्रेडियंट और एक होता है हमारा जो हमारे डॉक यार्ड पे खड़ा रहता है, जो डॉक यार्ड कह रही हूँ, जो हमारे स्टेशन पे खड़ा रहता है, स्टेशन यार्ड, या फिर हमारा ड्रेनेज ग्रेडियंट। तो अगर हम बात करते हैं रूलिंग ग्रेडियंट की, जो हम पूरी ज्योमेट्रिक डिजाइन करके जो हम ग्रेडियंट प्रोवाइड कर देते हैं, जो ग्रेडियंट प्रोवाइड कर देते हैं, वही हमारा रूलिंग ग्रेडियंट होता है। अगर हम बात करते हैं रूलिंग ग्रेडियंट की, तो प्लेन एरिया में हम 1/150 से लेके 1/200 तक प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा ग्रेडियंट में पहला ग्रेडियंट है हमारा रूलिंग ग्रेडियंट। अगर रूलिंग ग्रेडियंट की बात करें तो ज्योमेट्रिक डिजाइन करके जो हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं, हम चाहते हैं कि यही ग्रेडियंट प्रोवाइड किया जाए। हम सब चीज को कैलकुलेट करके ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। तो जो हमारा ग्रेडियंट होता है ये होता है हमारा रूलिंग ग्रेडियंट। अगर इसकी बात करें तो प्लेन एरिया में हम कितना रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं, वो हो जाएगा हमारा 1/150, 1/150 से लेकर हमारा 1/200 तक प्रोवाइड करते हैं। 1/200, तो 1/150 से लेके हमारा 1/200 तक प्रोवाइड करते हैं हमारा प्लेन एरिया में। वहीं पे अगर हम बात करें हिली एरियाज में, हिली एरियाज में कैसे प्रोवाइड करते हैं, हिली एरिया में होता है हमारा 1/100 टू 1/100 टू 1/150, 1/150 की हमारा प्रोवाइड किया जाता है हिली एरिया में। तो डायरेक्टली ये वैल्यू भी पूछी जा सकती है। रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है, जो भी ज्योमेट्रिक डिजाइन करके हम बेसिक जो ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं वही हमारा क्या हो गया, ये रूलिंग ग्रेडियंट हो जाता है। अब वहीं पे एक और आता है हमारा पुशर ग्रेडियंट। पुशर ग्रेडियंट बेसिकली क्या है, पुशर ग्रेडियंट क्या है कि मैं ये जो ग्रेडियंट है वो प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि अगर जो हमारा ग्रेडियंट हमने सॉल्व करके निकाला है उसके लिए जैसे सपोज हमें ये ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है और हमें ये ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है, लेकिन हम ये वाला ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। क्यों, ये ग्रेडियंट प्रोवाइड करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा कटिंग और एक्सकवेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही है, कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, मतलब अनइकोनॉमिकल है, अनइकोनॉमिकल है। तो हमने क्या सोचा कि ये ग्रेडियंट जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं हम वही ग्रेडियंट प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक। तो पुशर ग्रेडियंट वही होता है। तो जब हम पुशर ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं, जब हमें अनइकोनॉमिकल हो जाता है, जब रूलिंग ग्रेडियंट अनइकोनॉमिकल हो गया, कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही है, तो जो हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं वो हो जाता है हमारा पुशर ग्रेडियंट। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट ग्रेडियंट है वो है हमारा नेक्स्ट ग्रेडियंट जो है वो नेक्स्ट ग्रेडियंट है हमारा मोमेंटम ग्रेडियंट। मोमेंटम ग्रेडियंट क्या होता है, कभी कभी आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा पाथ। तो ये क्या है, फॉलिंग ग्रेडियंट। वर्ड आप समझिएगा, डेफिनेशन में क्या लिखा होगा, फॉलिंग ग्रेडियंट फॉलोड बाय अपवर्ड ग्रेडियंट, या फिर फॉलिंग ग्रेडियंट फॉलोड बाय राइजिंग ग्रेडियंट। तो ये कौन सा हो जाता है, मोमेंटम। मतलब क्या है कि मैं जब फॉल कर रही थी तब मुझे इतना मोमेंटम मिल गया कि फिर वो अपने आप ही राइज कर जाए, तो ये अपने आप ही राइज कर जाए, यही होता है हमारा मोमेंटम ग्रेडियंट। तो फॉलिंग ग्रेडियंट फॉलोड बाय राइजिंग ग्रेडियंट। लास्ट हमारा है ड्रेनेज ग्रेडियंट। बेसिकली ड्रेनेज ग्रेडियंट है। ड्रेनेज ग्रेडियंट की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू भी याद रखनी है। तो इसकी वैल्यू वेराई करती है फ्रॉम 1/1/400 टू लेके 1/1000। अब आपको ये बताना है कि इसमें मैक्सिमम कौन सी और मिनिमम कौन सी। तो मतलब अगर पूछा जाएगा मिनिमम ड्रेनेज ग्रेडियंट कौन सा प्रोवाइड करें, तो क्या 1/400 प्रोवाइड करेंगे या फिर 1/1000 प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जल्दीबाजी में 1/400 टिक मत करिएगा, वो मिनिमम पूछ रहा है, मतलब मिनिमम पूछ रहा है, इसका मतलब मिनिमम पूछ रहा है तो क्या, सॉरी मैक्सिमम पूछ रहा है तो क्या करेंगे 1/400 टिक करेंगे, और अगर वो मिनिमम पूछ रहा है तो क्या करेंगे हम 1/1000 टिक करेंगे। क्योंकि अगर हम इसकी बात करें 1/1000 की बात करें तो डिनोमिनेटर ज्यादा, मतलब मेरी पूरी वैल्यू कितनी आएगी, कम आएगी, और यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर कम है तो वैल्यू मेरी क्या आएगी, ज्यादा निकल के आएगी। तो मिनिमम और मैक्सिमम में देख लीजिएगा कि क्या पूछ रहे हैं और कौन सी वैल्यू को तसल्ली से सॉल्व करना है, ये भी देख लीजिएगा। ये डाटा है जो ग्रेडियंट के बारे में पूछा जाता है। वहीं पे अब एक हमारा होता है कि कंपनसेटेड ग्रेडियंट, और जो ग्रेडियंट है ये पूछा जाता है कि कंपनसेशन ग्रेडियंट, कंपनसेटेड ग्रेडियंट। तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या होता है कि जो हमारा रूलिंग ग्रेडियंट हमें गिवन होगा उसमें से माइनस कर देंगे ग्रेड कॉम्पनसेशन को। तो वैल्यू याद रखनी है, हमारी जो वैल्यू है हमारी ग्रेड कॉम्पनसेशन की, अगर उसकी बात करें तो हमारा बीजी होता है, एमजी होता है और हमारा होता है नैरो गेज। तो इसकी क्या वैल्यू है, ये हो जाएगा 0.02% ऑफ पर डिग्री, ये होता है 0.03%।
और ये होता है हमारा 0.04%। तो याद रखना ये परसेंट के साथ है, मतलब अभी 0.04 में 100 का भी डिवाइड होगा, तो 0.04% ऑफ डिग्री पर डिग्री के हिसाब से चल रहा है। डिग्री कैसे निकालेंगे हम, बेसिकली अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री कैसे निकालेंगे, हमें अगर 30 मीटर की चेन है तो क्या करते हैं 1720 अपॉन रेडियस, और अगर हमारी 20 मीटर की चेन है तो क्या करते हैं 1150 अपॉन रेडियस। इस तरीके से हम निकालते हैं डिग्री। यहाँ पे डिग्री के संग आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ग्रेड कॉम्पनसेशन निकल के आएगा, रूलिंग ग्रेडियंट से जो मैं रूलिंग ग्रेडियंट को क्वेश्चन में गिवन होगा उससे आप इस ग्रेड कॉम्पनसेशन को माइनस कर देंगे तो आपका कंपनसेटेड ग्रेडियंट निकल के आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो डायरेक्टली हमारे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, तो उनमें से एक फॉर्मूला तो हमारा केंट का है जो कि हमारा होता है GV² अपॉन 127R। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो जो केंट का फॉर्मूला है वो GV² 127 अपॉन R। फिर वहीं पे हमारा एक और फॉर्मूला होता है जो कि मार्टिन्स फॉर्मूला है। मार्टिन्स फॉर्मूला बेसिकली क्यों यूज किया जाता है, सेफ स्पीड निकालने के लिए। तो मार्टिन्स फॉर्मूला यूज किया जाता है हमारा सेफ स्पीड निकालने के लिए। अगर हम बात करते हैं सबसे पहला ट्रांजिशन कर्व है, अगर ट्रांजिशन कर्व है और ब्रॉड गेज है, तो ब्रॉड गेज के लिए डिस्कस करेंगे, उसके ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ट्रांजिशन कर्व है और अगर हमारा ब्रॉड गेज है तो मेरी जो सेफ स्पीड की फॉर्मूला, जो हमारी सेफ स्पीड होगी उसका जो फॉर्मूला है वो बेसिकली क्या हो जाएगा 4.35 अंडर रूट R माइनस 67। 4.35 अंडर रूट R माइनस 67। अगर यहीं पे हम बात करते हैं वो नॉन ट्रांजिशन कर्व होता है, वहां पे ट्रांजिशन कर्व नहीं है, नॉन ट्रांजिशन कर्व है, तो जो मैंने स्पीड ऊपर निकाली है उसी का 0.8 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। नॉन ट्रांजिशन कर्व है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मेरी सेफ स्पीड है वो क्या हो जाएगी, इसको मैं 0.8 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, जो भी मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी। ये हो जाएगा 4.35 अंडर रूट R माइनस 67। ये मेरा हो जाएगा जो हमारा नॉन ट्रांजिशन कर्व है। ये पे मैक्सिमम स्पीड की अगर हम बात करते हैं, मैक्सिमम स्पीड की बात करी जाए, जो मैक्सिमम स्पीड पूछा जाएगा वो क्या हो जाएगा, पूछा तो नहीं जाता है लेकिन देख लेते हैं। 4.58 अंडर रूट R, 4.58 अंडर रूट R। ये सारा जो डाटा है वो हमारा ब्रॉड गेज के लिए है। जो हमारा केंट है इसकी वैल्यू ये होती है, ई मैक्सिमम की वैल्यू पूछी जाती है। ई मैक्सिमम की वैल्यू पूछी जाती है कि ब्रॉड गेज के लिए कितनी होगी, मीटर गेज के लिए कितनी होगी और हमारी नैरो गेज के लिए कितनी होगी। तो अगर इसकी बात करें तो ये हमारा लेस देन 120 किलोमीटर पर आवर से अगर चल रहा है, 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो हमारे यहाँ पे क्या वैल्यू देखने को मिलेगी, ब्रॉड गेज के लिए हमें देखने को मिलती है 16.7। वहीं पर अगर हम बात करते हैं मीटर गेज की तो 10 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर्स में है। और अगर नैरो गेज की बात करें तो हमें देखने को मिलता है 7.5 सेंटीमीटर। वहीं पे अगर हमारी जो स्पीड है वो 120 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो जाएगी तो इन दोनों में तो हमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 18.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, 18.5 सेंटीमीटर। और ये 100 की जगह 120 ही होगा, 120 किलोमीटर पर आवर ही होगा। तो ई मैक्स की वैल्यू कितनी वेराई करती है ये भी डाटा आपको याद रखना है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप अगर देखो तो थोड़ा बहुत ये अपने जो गॉज डिस्टेंस है उसी से हमारा रिलेट कर सकते हैं। तो 1.676 हमने गॉज डिस्टेंस देखी थी, उसी को आप रिलेट करके याद कर सकते हो। तो थोड़ा सा अगर आपने क्लिक कर लिया तो दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि ई मैक्स की वैल्यू हमारी पर्टिकुलर कंडीशन में किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये टेबल आपको याद रखनी है। यहाँ पे मार्टिन्स फॉर्मूला पूछा जाता है, वहीं पे अब एक हमारे से पूछा जाता है जो बी एवरेज या फिर इक्विलिब्रियम। तो बी एवरेज निकालने के लिए पूछा जाता है या फिर इक्विलिब्रियम स्पीड निकालने को पूछी जाती है। इक्विलिब्रियम स्पीड की अगर बात करें तो सबसे पहली बात 50 किलोमीटर पर आवर से अगर मेरी ज्यादा स्पीड है, 50 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड है, तो मेरी जो बी एवरेज हो जाएगी वो क्या होगा, वो हमारा होगा 3/4 ऑफ वी मैक्स। जो भी मुझे सैंक्शन की गई है स्पीड, जो भी सैंक्शन की गई है स्पीड उसका 3/4 या फिर जो हमारा मार्टिन फॉर्मूले से हमने स्पीड निकाली है, मार्टिन स्पीड निकाली है वो इन दोनों का मिनिमम हम लेंगे जब मेरा 50 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है। अगर वहीं पर अगर 50 किलोमीटर पर आवर से कम है, लेस देन 50 किलोमीटर पर आवर से कम है वैल्यू, तब हमारा क्या होगा, वी एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो सैंक्शन वैल्यू है उसको लेंगे, 3/4 नहीं करेंगे, या फिर जो मार्टिन की स्पीड ली गई है, मार्टिन स्पीड जो ली गई है उसको ले लेंगे, और जो मिनिमम होगा उसकी वैल्यू को उठा लेते हैं। ये भी एक और तरीका है जिसमें हम वेटेड एवरेज निकालते हैं। वेटेड एवरेज क्या है कि पर्टिकुलर स्पीड से, मान लो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से हमारी 5 गाड़ियां चल रही, तो हमें नंबर ऑफ व्हीकल्स भी पता है और उसकी स्पीड भी पता है। तो N1V1 करके जो वेटेड एवरेज है ऐसे निकालेंगे, N1V1 प्लस N2V2 और ऐसे सो ऑन अपॉन जितने नंबर ऑफ व्हीकल्स हमने
देखिए उनको डिवाइड कर देंगे, तो वेटेड एवरेज से भी हमारा तीनों तरीके से निकलता है। तो 3 तरीके हो गए, एक अगर 50 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है तो 15 किलोमीटर पर आवर से कम है तो, और एक वेटेड एवरेज जब हमारे क्वेश्चन में इस तरीके से हुआ कि 5 व्हीकल्स मूविंग विद दिस स्पीड, 10 व्हीकल मूविंग विद दिस स्पीड, फाइंड द एवरेज या फिर इक्विलिब्रियम स्पीड, तो वेटेड एवरेज करके निकालेंगे। तो ये कुछ डाटा है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बस ये समझेंगे कि स्विच रेल क्या होती है, टंग रेल क्या होता है, हील ऑफ डाइवर्जेंस क्या होता है, फ्लैंज वेट क्लियरेंस क्या होते हैं, ये सब हमको देखना है। और फिर बस जितना एग्जाम से पूछा जाने वाला डाटा है जो हम कर सकते हैं रेलवे में, हमने देख लिया, इससे ज्यादा करने की बिल्कुल जरूरत। तो ये कुछ डायग्राम इनके थ्रू समझेंगे, देखते हैं कितना समझ में आता है, क्योंकि डायग्राम इतने परफेक्ट नहीं बने हैं। तो जो हमारी जो फिक्स्ड रेल होती है, जो हमारी फिक्स्ड रेल है, जो पीछे से चलते हुए आ रही जो फिक्स्ड रेल है, उसी को हम बोलते हैं स्टॉक रेल। तो जो फिक्स्ड रेल है या फिर उसको हम बोलते हैं स्टॉक रेल, जो चलते आ रही है हमारी पीछे से। अब जो हमारी टैपर्ड हो गई, जो हमने यहाँ पर टैपर्ड करके जो रेल देखी है, जो ये टैपर्ड हो जाती है, जो कि हेल्प करती है हमारे मूवमेंट में इधर से दूसरे ट्रैक में, तो जो टैपर्ड है वही हमारी हो जाती है टंग रेल। तो टैपर्ड या फिर टंग रेल, तो ये हमारी क्या हो गई, टंग रेल देखने को मिलती है बेसिकली। अब यहाँ पर जो यूज करते हैं हम, जिसको यूज करते हैं इधर से उधर मूवमेंट करने के लिए, इसको बोला जाता है स्विच, इसको बोला जाता है स्विच। तो ये होता है हमारा स्विच। जो ओरिजिनल रेल, जो हमारी फिक्स्ड रेल चल के आ रही है, वो हमारी स्टॉक रेल होती है। जो टैपर्ड होती है वो हमारी टंग रेल होती है। तो टैपर्ड रेल जो होगी वो हमारी टंग रेल होगी। पहले यही पे आपकी देखोगे, आप जो दो, ये हमारी जो ट्रैक जा रही है, दो ट्रैक यहाँ से एक दूसरे को कन्वर्ट करते जा रहे हैं, तो मतलब क्रॉस करते जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम क्रॉसिंग। ये जो पॉइंट होता है इसी को बोलते हैं हम क्रॉसिंग। और यहाँ पर हम बहुत सारे स्विचेस और पॉइंट्स यूज करते हैं। इसको बोला जाता है चेक रेल। चेक रेल किस लिए यूज किया जाता है, हम ये चेक करने के लिए, बेसिकली बिल्कुल साइड में हमारी होती है, साइड में इसलिए होती है चेक करने के लिए कि क्या हमारी ट्रेन, जो हमारी लोकोमोटिव मूव कर रहा है, क्या वो अपने रेल से डिरेल तो नहीं हो गई। तो ये क्या होता है हमारा चेक रेल। चेक रेल का काम नाम से ही पता है, नाम में ही उसका सब कुछ लिखा है कि चेक रेल। भाई मैं चेक करने के लिए हूँ कि क्या जो हमारा लोकोमोटिव मूव कर रहा है हमारा, क्या वो डिरेल तो नहीं हो गया, ये हमारा चेक रेल का काम है। अब यहाँ पर ये जो हमारी जो ओरिजिनल जा रही है रेल, ये हो गई मेरी स्टॉक रेल। तो ये क्या थी, मेरी स्टॉक रेल। और हमने जो टैपर्ड की थी उसको क्या बोला था हमने, टंग रेल। इनके जो बीच में हाइट देखने को मिलता है, हील क्या है, बेसिकली जो टो है और ये जो इसके बीच में ऐसे करके हाइट है, सब जो हम हील पहनते हैं, लड़कियां जो हील पहनती है वो इस तरीके से थोड़ी ऊंची हो जाती है। तो ये क्या है, जो सरफेस और उनकी जो हाइट है उसके बीच में जो हाइट है, इसी को बोलते हैं हम हील डाइवर्जेंस। तो हील डाइवर्जेंस, ये क्या हो जाएगा हमारा, हील डाइवर्जेंस। और अगर यहाँ पर एक और पॉइंट होता है, ये होता है हमारा जो स्विच हमने यूज किया था, इनके बीच में जो एंगल है, जो हमारे स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच में जो एंगल है, इसी को बोला जाता है स्विच एंगल। ये सब डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ये हो जाएगा मेरा स्विच एंगल। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है इसको बोलते हैं स्विच एंगल। वेल, यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये है कि जो हमारी जो डिस्टेंस होती है, जो डिस्टेंस है मेरे स्टॉक रेल और जो टंग रेल, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इसी को बोला जाता है फ्लैंज वे क्लियरेंस। फ्लैंज वे क्लियरेंस, इसी को बोला जाता है फ्लैंज वे क्लियरेंस। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हमें डिस्कस कर लिया। एग्जाम में इतना अगर पूछा जाता है तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। आई होप मैंने अपनी कोशिश की है पॉइंट्स को डिस्कस करने की। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और किस टॉपिक पे आपको और वीडियोस चाहिए जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एग्जाम से पहले कोशिश करूंगी उन टॉपिक्स पे वीडियो लाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।